Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड, चैप्टर था 3 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। प्रॉफिट लॉस का प्रोफार्मा आपका हो गया है कंप्लीट। बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड, इट मींस इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी ओवर कर दी है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, बैलेंस शीट की एसेट साइड, स्टेटमेंट ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स। यहाँ पे कंपनी का नाम होना चाहिए एज एट 31 मार्च 17। एसेट, देयर आर बेसिकली 2 सबटाइटल इन एसेट। एसेट में फर्स्ट 2 टाइटल है। फर्स्ट बेसिक टाइटल 1 है नॉन करंट एसेट, सेकंड है करंट एसेट। लायबिलिटी साइड देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड पार्ट था नॉन करंट लायबिलिटीज और लास्ट पार्ट था करंट लायबिलिटीज। मगर एसेट साइड देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ए नॉन करंट एसेट, सेकंड वन इज ए करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में भी 2 पार्ट है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मींस ऐसी एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, ऐसी एसेट इट इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट फर्स्ट है, बाद में है इंटेंजिबल। डिटेल बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेंजिबल एसेट में कौन सी चीज आ रही है, वो इंटेंजिबल एसेट में कौन सी एसेट आ रही है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप ऐसा देखिए कि नॉन करंट एसेट में फर्स्ट होना चाहिए फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। बाद में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम कोई जगह पे यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इफ इट इज मोर देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मगर कितने टाइम के लिए? 12 मंथ से ज्यादा टाइम है, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यदि इट इज इन्वेस्टेड फॉर लेस देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट। बाद में है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने किसी को लोन दिया, सपोज मेरे वहां पे जो स्टाफ काम करते हैं उसको मैंने लोन दिया, इट मींस लोन टू एम्प्लॉय। इफ लोन इज ग्रांटेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, इट इज रीपेएबल आफ्टर 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने एम्प्लॉय को लोन दिया है, क्यों लोन दिया है? फॉर परचेज ऑफ बाइसिकल। कितना टाइम के लिए लोन दिया है? फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए लोन दिया है, तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉय को लोन दिया है 5 लाख का, क्यों लोन दिया है? फ्लैट परचेस करने के लिए। कितने साल के लिए लोन दिया है? 5 साल के लिए। इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो चीज यहाँ पे आ सकती है वो यहाँ पे भी आ सकती है। यदि लॉन्ग टर्म है तो आपको लिखना है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म है तो आपको लिखना है यहाँ पे। सपोज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने कोई जगह पे डिपॉजिट रखी है, सपोज कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। मगर एडवांसेस दिया है किसी को, डिपॉजिट दिया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है अदर नॉन करंट एसेट। यहाँ पे जो आता है वो चीज यहाँ पे भी आने वाली है। अदर नॉन करंट एसेट में क्या चीज आने वाली है? देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, preliminary expenses, research and development expenses, advertisement, campaigning expenditure। मगर कब यहाँ पे आपको लिखना है? If it is written off after 12 months, it means 1 साल में रिटर्न ऑफ करने वाला एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। It is written off after 12 months, तो आपको यहाँ पे लिखना है। If it is written off within 12 months, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। It means एक ही चीज दोनों जगह पे। यहाँ पे है नॉन करंट इन्वेस्ट, अदर नॉन करंट एसेट, यहाँ पे है अदर करंट एसेट। अब देखिए, अगेन फिक्स एसेट का बेसिकली देयर आर 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट, इसमें फर्स्ट है फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। अब देखिए करंट एसेट में फर्स्ट वन है करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड मोर देन 1 ईयर, इट मींस मोर देन 12 मंथ, आपको यहाँ पे लिखना है। If investment is made for less than 12 months, तो आपको यहाँ पे लिखना है। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक जो रहता है, इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है,
वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, एंड फिनिश गुड भी हो सकता है, इन्वेंटरीज। यदि क्लोजिंग स्टॉक है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, नट बोल्ट ऐसी कोई चीज है तो आपको यहाँ पे लिखना है इन्वेंटरीज। ट्रेड रिसीवेबल, लायबिलिटी साइड एक चीज आती थी ट्रेड पेएबल। याद होगा ट्रेड पेएबल में मैं क्या चीज लिखते थे, दो चीज लिखते थे। कौन सी दो? फर्स्ट था ट्रेड पेएबल में फर्स्ट था क्रेडिटर्स एंड सेकंड था बिल्स पेएबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आ रही है, कौन सी आएगी आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वन इज ए डेटर्स एंड सेकंड वन इज ए बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आ सकती है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म है। अदर नॉन करंट एसेट यहाँ पे है, यहाँ पे होगी अदर करंट एसेट। अब डिटेल डिस्कशन अगेन एक बार बोल रहा हूँ, एसेट में देयर आर टू पार्ट्स, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये प्रोफॉर्मा पता चलना चाहिए, बाद में सपोज टेंजिबल एसेट में कौन सी एसेट आ सकती है वो भी आपको याद रखना है। सपोज लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर्स, व्हीकल, एनी अदर फिक्स एसेट, सबका टोटल कीजिए, जो भी टोटल आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। मगर एग्जाम में कितनी होगी, या तो 99% 1 ही होगी, या तो 2। सपोज एग्जाम में दिया है लैंड बिल्डिंग 5 लाख, तो आपको यहाँ पे लिखना है टेंजिबल एसेट के सामने 5 लाख। कभी कभी देते हैं, सपोज लैंड बिल्डिंग दिया है 5 लाख, फर्नीचर दिया है 2 लाख, तो आपको क्या करना है 5 + 2 टोटल कितना हो गया 7 लाख। आपको टेंजिबल एसेट के सामने लिखना है 7 लाख। अगेन बोल रहा हूँ, टेंजिबल एसेट में जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। लैंड बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि ये रहा बिल्डिंग। प्लांट मशीनरी को भी देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं कि ये फर्नीचर है। व्हीकल को भी देख सकते हैं कि व्हीकल। एनी अदर फिक्स एसेट, ओवर एंड अबव कोई भी फिक्स एसेट आपको ऐसे लगे कि फिक्स एसेट है, इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने परचेज की है, इट इज कॉल्ड एज फिक्स एसेट। जो भी फिक्स टेंजिबल एसेट है आपको लिखना है यहाँ पे फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट के सामने। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल मींस इनविजिबल, आप देख नहीं सकते फिर भी एसेट तो है, इट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। सपोज गुडविल आप देख सकते हैं कभी, गुडविल किसी भी अमाउंट रहती है, गुडविल आपको लिखना है इनटेंजिबल एसेट के सामने। गुडविल के बाद दूसरा है पैटर्न्स है, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, हार्डवेयर देख सकते हैं कि सीपीयू है, ये आपका मॉनिटर है, ये सब देख सकते हैं। मगर सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, फिर भी एसेट तो है, सॉफ्टवेयर का आपको पेमेंट करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट भी ऐसा ही है। सिमिलरली लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज है, ये सब आपकी है इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम में एक ही होगी, और कौन सी होगी ये भी देख लो, ये दो में से एक होगी, या तो गुडविल होगी या तो पैटर्न। दो के अलावा कोई चीज याद रखने की भी जरूरत नहीं। गुडविल आपको दिखाई दे कोई भी जगह पे गुडविल, तो आपको कहाँ लिखना है इनटेंजिबल एसेट के सामने। पैटर्न दिखाई देगा तो भी आपको कहाँ पे लिखना है इनटेंजिबल एसेट के सामने। इसमें भी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी या तो फर्नीचर, फिक्सर्स, 3 में से कोई एक चीज होगी, ये आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा हो सकता है, कभी कभी आ सकता है, इसमें भी ऐसा ही है। गुडविल या तो पैटर्न, 2 में से एक ही होगी। जो भी है गुडविल है, पैटर्न है, आपको लिखना है इनटेंजिबल एसेट के सामने। बाद में दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, कोई भी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट 12+ मंथ के लिए किया है, इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वैसे तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम कब देख सकते हैं, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता, इट मींस इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ। इसलिए आपको ऑलवेज यहाँ पे लिखना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये शेयर का इन्वेस्टमेंट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के भी लिए हो सकता है। यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको नीचे करंट एसेट में लिखना। डीआरएफ इन्वेस्टमेंट, डीआरएफ मींस डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट,
डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्या है? डिबेंचर इज बोरोड कैपिटल, आप जानते होंगे, पहले आ चुका है 11th में ओसी में। डिबेंचर इज बोरोड फंड, इट मींस उसको रिडीम करना पड़ेगा। मैक्सिमम टर्म कितनी होती है डिबेंचर की? 20 इयर्स। इट मींस 20 इयर्स के बाद तो आपको रिडीम करना ही है। तो रिडम्पशन के लिए आप जो फंड क्रिएट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड। और फंड ऐसे ही ऑफिस में रख के नहीं बैठे रहते, क्या करते हैं, उसको कोई जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, इसलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको लिखना है अदर इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखा फॉर मोर देन 12 मंथ्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो 12 मंथ्स के ज्यादा टाइम के लिए आपने किया है, तो आपको लिखना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। अगेन बोल रहा हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट मेड फॉर मोर देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने किसी को लोन दिया, जनरली कंपनी किसको लोन देती है? या तो एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय है, हमारा जो एम्प्लॉय है उसको हम लोन देते हैं, तो लोन टू एम्प्लॉय। मगर एम्प्लॉय को लोन यहाँ भी आ सकता है एंड यहाँ पे भी आ सकता है। देखिए दोनों जगह पे है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखा, फॉर लेस देन, एलटी मींस फॉर लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ से कम टाइम के लिए दिया है, तो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यदि एम्प्लॉय को आपने लोन दिया है, इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ, तो आपको लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं ना, तो आपको वहां पे डिपॉजिट पेड करनी पड़ती है। वो डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रहता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिमिलरली टेलीफोन डिपॉजिट, टेलीफोन में भी आपको डिपॉजिट रखनी पड़ती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कस्टम डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट मींस आपका बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यदि आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पेड करनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी पेड करने के लिए वहां पे आपको थोड़ी डिपॉजिट रखनी पड़ती है, इट इज कॉल्ड एज कस्टम डिपॉजिट। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए हो रहता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये सब हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इट मींस एडवांसेस गिवन और लोन गिवन फॉर मोर देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। If loan or advances is given for less than 12 months, it is called as short-term loans and advances. यदि long-term loans advances है, तो आपको यहाँ पे लिखो। एग्जाम में इसमें से कोई एक या तो दो चीज होगी, ज्यादातर ये तीन में से एक ही होगा। या तो कस्टम डिपॉजिट आपको दिखाई देगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होगी, कभी कभी लोन टू एम्प्लॉय भी हो सकता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा, या तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होगा। ये दो ज्यादा आ सकता है, बाद में ये भी आपको देखना है एक बार। नेक्स्ट वन, अदर नॉन करंट एसेट। देखो जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सेम है, बस चीज यहाँ पे भी होगी। देखो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर डिस्काउंट, यहाँ पे भी लिखा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मींस डिबेंचर डिस्काउंट इफ more than 12 months, it means more than 12 months means it is return of after 12 month। 12 month के बाद यदि आपको रिटर्न ऑफ करना है, तो it is called as non current asset। For less than 12 month, it means discount on issue of debenture, it is return of within 12 month। 12 month में यदि आपको ये रिटर्न ऑफ करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा करंट एसेट। तो देखिए अदर नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है डिबेंचर डिस्काउंट, it is return of after 12 months, it means it is more than 12 month है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मींस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन बल्क, एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर, वन टाइम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज एसेट, इट इज रिटर्न ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। 3-4 साल में हम रिटर्न कर सकते हैं, तो आपको लिखना है नॉन करंट एसेट। यदि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया है विच इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है बल्क में विच इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, तो आपको लिखना है यहाँ
सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, इट इज एसेट, एक साल में रिटर्न जनरली नहीं होता, इसलिए आपको लिखना है अदर नॉन। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस जब कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तब जो भी एक्सपेंस होता है इट इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ तो आपको लिखना है यहाँ। सेम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ भी लिख सकते हैं, इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ आपको लिखना है यहाँ पे, इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ आपको लिखना है अदर नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट एसेट। अगेन एसेट का देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट में कौन सी चीज आ सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेंजिबल सॉरी पहले टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट में क्या आ सकता है, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Non-current investment, investment made for more than 12 months, it is called as non-current investment. For example, provident fund investment, debenture redemption fund investment, investment in share, debenture, etc., etc. ये सब non-current investment है। Long term loans and advances, आपने किसी को एडवांसेस दिया है, लोन दिया है, मगर ये 12 मंथ्स के ज्यादा टाइम के लिए आपने दिया है, it is called as long term loans and advances. For example, लोन टू एम्प्लॉय फॉर परचेज ऑफ हाउस, हाउस परचेज करने के लिए आपने लोन दिया, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट व्हिच इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ तो करना ही है मगर आफ्टर 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज अदर नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, underwriting commission, preliminary expenses, etc., etc., which is written off after 12 months. तो ये आ जाएगा other non-current asset में, research development expenses, etc., etc. अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं current asset. Current asset में first है current investment. If investment is made for less than 12 months, आपने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास सरप्लस फंड था, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मगर कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 6 महीने के लिए, इट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट। सपोज इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डिवेंचर, सबसे पहले मैंने लिखी है मार्केटेबल सिक्योरिटी। जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस ऐसी सिक्योरिटी जब भी चाहे तब बेच सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये मैंने लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये MKT यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट है करंट इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर में किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर लेस देन 12 मंथ। कितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर लेस देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन, इसके बाद है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में फर्स्ट मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, मगर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, एग्जाम में 3 में से कोई एक स्टॉक आ सकता है। सपोज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, कहाँ पे लिखना है आपको, इन्वेंटरीज में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यदि वर्क इन प्रोग्रेस है तो भी इन्वेंटरीज में, यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है तो भी आपको लिखना है इन्वेंटरीज में। लूज टूल्स, एग्जाम में कभी कभी देते हैं लूज टूल्स, लूज टूल्स दिया है वो भी आपको लिखना है इन्वेंटरीज में। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट मींस गुड्स सेंट बाय वन पार्टी व्हिच इज नॉट रिसीव्ड बाय अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक इन ट्रांजिट। एक पार्टी ने गुड्स भेज दिया है, सेकंड पार्टी को अभी तक मिला नहीं, रास्ते में गुड्स है, गुड्स इन वे, इट इज कॉल्ड एज गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट इज आल्सो इन्वेंटरी, तो इन्वेंटरी में आप लिख सकते हैं। वैसे तो एक ही चीज होगी एग्जाम में, फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट में डिबेंचर, डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी ज्यादातर यही होगा, या तो 2 ही है तो बस आपको 2 याद रखना है। इन्वेंटरीज में ओनली वन से क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी लूज टूल्स आ सकता है मगर क्लोजिंग स्टॉक ही आपको याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल,
जैसा था ट्रेड पेएबल, याद होगा ट्रेड पेएबल लायबिलिटी साइड हम लिखते थे। ट्रेड पेएबल में क्या आ रहा था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल में क्या चीज आने वाली है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। दोनों आपको याद रखना है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मैंने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश ऑन हैंड भी आ सकता है, कैश एट बैंक भी आ सकता है। एग्जाम में दो में से कोई एक होगा, या तो कैश इन हैंड होगा या तो कैश एट बैंक होगा। जो भी है आपको लिखना है यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने। नेक्स्ट है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यदि आपने लोन दिया है, आप किसको लोन देंगे, आप कंपनी चला रहे हैं तो जनरली कोई दूसरे किसी को लोन नहीं देंगे, मगर आपका जो एम्प्लॉय है उसको आप लोन दे सकते हैं। लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 मंथ्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉय फॉर लेस देन 12 मंथ है, आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है 3 मंथ्स के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस टू सप्लायर, आपका जो सप्लायर है, सप्लायर टाइम सर आपको गुड्स भेजे, इसलिए आप क्या करते हैं, सप्लायर को कभी कभी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट वन एंड लास्ट है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में पहली दो चीज आपको याद रखनी है, बाकी जो ऊपर है वही रिपीट हो रहा है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस पेड किए हैं एडवांस में। सपोज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ज्यादातर यही होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट किया है, आपके लिए एसेट है। कौन सी एसेट होगी, अदर करंट एसेट। इनकम रिसीवेबल, अभी तक मिली नहीं इनकम, आपको मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। सपोज रेंट रिसीवेबल, रेंट लेना था अभी तक मिला नहीं है, इट इज कॉल्ड एज रेंट रिसीवेबल। तो इनकम जो रिसीवेबल रहती है वो भी अदर करंट है। ओवर एंड अबव अदर नॉन करंट एसेट में जो चीज है 1 2 3 4, ये चारों चार यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने एक ही लिखा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जगह कम है इसलिए, मगर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मोर देन 12 मंथ, इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ है, तो यहाँ पे फॉर लेस देन 12 मंथ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, तो आपको लिखना है यहाँ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट में भी आ सकता है, करंट एसेट में। इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ तो आपको लिखना है नॉन करंट एसेट। ब्रैकेट में लिखा है इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, आपको लिखना है करंट एसेट। सिमिलरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर मोर देन 12 मंथ, इट मींस इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ, तो आपको लिखना है नॉन करंट एसेट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिच इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गए डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको सब कुछ याद रखना है, कौन सी चीज कौन से हेड में आती है हो। अगेन एसेट साइड, एसेट में दो पार्ट है, फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, सेकंड पार्ट है करंट एसेट। ये पार्ट है नॉन करंट एसेट, यहाँ से हो गया करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में दो है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। आपको पूरा प्रोफॉर्मा याद होना चाहिए, कौन से हेडिंग में कौन सी आइटम आ रही है ये भी आपको याद रखना है। एक या दो बार देखेंगे, 3 बार लिखो तो आपको 100% पता चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड का। कितने एग्जाम्पल हम करेंगे, 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन कर देंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन तो जो टेक्स्ट बुक में है वो करेंगे और एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड 100% पता चलनी चाहिए। बाद में हम करेंगे कंप्लीट बैलेंस शीट। एक बार कंप्लीट बैलेंस शीट हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों। इट मीन्स ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद रखो बस, हो गई बैलेंस शीट एसेट साइड। लायबिलिटी साइड तो आपको याद ही होगा, एसेट साइड भी आपको याद करना है। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसेट साइड का एग्जाम्पल। जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है
एग्जाम्पल एक नहीं करेंगे, दो टेक्स्ट बुक में एक ही है, फिर भी हम दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर देंगे। ओके, बाय बाय।